नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में माइनर हिंदी लेकर पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों का इस साल ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने वाली है। तो आज हम जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वह थर्ड सेमेस्टर से संबंधित विशेष उपयोगी सामग्री है और प्रश्न भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाने वाला है। तो आइए इसी कड़ी में आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, मैथिली शरण गुप्त। इतने लोगों का 4 ऑप्शन मिला है। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आधुनिक काल भारतेंदु युग से शुरू होता है, इसलिए उसके जो जनक होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ही इसके जनक होंगे। यानी आधुनिक काल के जनक कौन हो गए? बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इन्हीं के समय में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, हर चीज़ का क्या बोलते हैं शुरुआत हुई थी। इसीलिए बाबू भारतेंदु जी को आधुनिक काल का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है सदा सुखलाल, दूसरा ऑप्शन है मुंशी ईसा अल्लाह खां, चौथा है सदल मिश्र और घ है लल्लू लाल। चूंकि खड़ी बोली के उत्थान में, ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली के उत्थान में इन चारों लेखकों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि ये चारों लेखकों अपने खड़ी बोली के उत्थान में चारों लेखकों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ रानी केतकी की कहानी शुरुआती खड़ी बोली की रचना थी, तो इसलिए पूछा जाता है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इल्ला खां। चूंकि मुंशी इंसा अल्लाह खां बड़ा ही प्रसिद्ध थे, ठीक है, और इनके में जैसे उर्दू का जैसे ज़्यादा ये उर्दू से प्रभावित रचना कही जा सकती है रानी केतकी की कहानी। तो याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी का मतलब मुंशी ईसा अल्लाह खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद है सुख सागर। बहुत प्रसिद्ध रचना है सुख सागर। अभी हमने कहा था कि इन चारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुख सागर बड़ी प्रसिद्ध रचना है, लेकिन प्रसिद्ध रचना किसकी है यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि सुख सागर का संबंध जो है कि सीधा सदा सुखलाल से है। तो सुख सागर, इधर सुख सागर, इधर सदा सुखलाल, यानी स से सुख सागर, स से सदा सुखलाल। तो सुख सागर के लेखक कौन है? सदा सुखलाल। ध्यान रखिएगा कौन सा है? सदा सुखलाल जो है कि सुख सागर के रचयिता है। इसके बाद आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न शुरू हो रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। ठीक है, तो इसमें 3-4 ऑप्शन है। एक है सन 1800 से 2000 तक, सन 1850 से 2000 तक, 1920 संवत से अब तक, इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखिएगा कि जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किए थे वह काल विभाजन भी संवत में किए थे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि उन्होंने 4 भागों में जैसे बांटा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को उन्होंने 1920 संवत से माना है। और देखिए 20 संवत का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 20 संवत पूछ दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया। तो 20 संवत में ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको सन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जितना लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 1900 लिखा हुआ है, इसमें आप 57 घटा देंगे। तो जो 57 घटाने पर जो बचेगा, ठीक है, यानी कितना बच रहा है, लगभग वही 1843, ठीक है, 1843 बच रहा है। तो 1843 से ये आधुनिक काल का क्या बोलते हैं, ये मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर सन पूछता है तो 1843 से आएगा, लेकिन 20 संवत में है, इसलिए ये 1900 विक्रम संवत में रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा मानी है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑप्शन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विरजानंद, महर्षि अरविंद। चूंकि क्या है कि ये चारों लेखक इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि चारों ही समाज सुधारक हैं। और आधुनिक काल का जो समय प्रारंभ होता है, यानी 1857 के बाद, वह समय एक तो क्रांतिकारियों का समय था, दूसरे में समाज सुधार का भी समय था, और चारों उस समय के बड़े प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक की बात करेंगे तो आएगा महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती। तो ध्यान रखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती हिंदी के बहुत बड़े ही, ठीक है, प्रचारक के रूप में हैं, और सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार भी किया है, ठीक है। तो यही दयानंद सरस्वती जिनके नाम पर जो है कि डीएवी कॉलेज है, ठीक है, वही दयानंद सरस्वती है जो एंग्लो वैदिक जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं डीएवी कॉलेज की, वह डीएवी कॉलेज इन्हीं महाशय की देन है। यही समाज सुधारक थे जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए थे, और सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले थे जो बड़ा प्रसिद्ध है। आर्य समाज इन्हीं से जुड़ा हुआ था। और दयानंद सरस्वती की एक और बड़ी प्रसिद्ध है, वेदों की ओर लौट चलो। तो ये भी बड़ा जैसे इनका प्रसिद्ध वाक्य है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, महर्षि दयानंद सरस्वती। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न है कि संस्कृत निष्ठ, ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या है कि संस्कृत निष्ठ, ठीक है, हिंदी के समर्थक कौन है। राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान रखिएगा कि शिव प्रसाद सितारे हिंद कभी भी संस्कृत निष्ठ के समर्थक नहीं रहे। यह उर्दू के समर्थक में, मतलब उर्दू के भाषा में इनके उर्दू भाषा ज़्यादा इनमें मिलती है, बाद में संस्कृत भी लिखे। लेकिन संस्कृत निष्ठ अगर हम लोग चर्चा करें कि संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं थे। ये भी खड़ी बोली की ही रचना खड़ी बोली की तरफ बढ़ना चाहते थे। रामचंद्र शुक्ल बाद में आए, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन बच रहा है राजा लक्ष्मण सिंह। तो ध्यान रखिएगा राजा लक्ष्मण सिंह जो थे संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। इन्होंने, इनका मतलब ये, इनकी जो भी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ हिंदी की अधिकता है, ठीक है। इसीलिए इनको माना जाता है कि संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक जो है कि राजा लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का क्या नाम है। सदल प्रसाद, राम प्रसाद, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, निरंजन है। राम प्रसाद निरंजन, लल्लू लाल भारतेंदु जी।
तो भाषा योग वशिष्ठ बड़ी भी प्रसिद्ध रचना है, भाषा योग वशिष्ठ। और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजन की रचना है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा है टीजीटी पीजीटी में भी, क्योंकि भाषा योग वशिष्ठ अपने समय की बड़ी भाषा संबंधी बढ़िया रचना थी। और ये रचनाकार कौन है? तो ये राम प्रसाद निरंजनी है, ठीक है। तो राम प्रसाद निरंजन और भाषा योग वशिष्ठ दोनों का बड़ा ही बढ़िया संयोग है। भाषा में अगर कोई उत्थान करता है तो कौन? राम प्रसाद निरंजन उत्थान करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो यहाँ भारतेंदु युगीन लेखक पूछ रहा है, क्योंकि जब आधुनिक काल हम लोग पढ़ते हैं तो आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग आता है, फिर द्वियोदी युग आता है, फिर उसके बाद छायावादी युग आता है, फिर प्रगतिवादी युग आता है। और यहाँ पर पूछा है कि भारतेंदु युगीन लेखक, तो प्रेमचंद चूँकि भारतेंदु युग के बाद आए थे तो ये भी नहीं है। विद्यानिवास मिश्र बड़े अच्छे निबंधकार हैं, ये भी नहीं है। राय कृष्णदास भारतेंदु जी के ये बाद आए थे। तो इसमें एक ऑप्शन बच रहा है, वो ऑप्शन बच रहा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की एक पत्रिका थी ब्राह्मण। क्या पत्रिका थी? ब्राह्मण पत्रिका थी। और प्रताप नारायण मिश्र यही कानपुर से भी इनका संबंध था। और दो बातें ध्यान रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका बड़ा प्रसिद्ध है और भारतेंदु युग के ये प्रसिद्ध लेखक हैं। ये भारतेंदु जी के मित्र भी थे, ठीक है। इतनी बातें कम से कम आप लोगों को कंठस्थ रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं, फिर प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह हमेशा फंसा देता है, बड़ा गौर से इसको पढ़ना चाहिए। कि लिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है। प्रश्न क्या है? नहीं है नहीं, नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट अच्छे निबंधकार हैं। और बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका थी हिंदी प्रदीप थी। प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण पत्रिका थी। ठाकुर जगमोहन भी भारतेंदु युग से संबंधित है। इसमें एक ऑप्शन बच रहा है और वो ऑप्शन क्या है? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है, ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। बाकी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण, ठाकुर जगमोहन, ठीक है, ये तीनों जो है कि भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखकों में नाम है और भारतेंदु जी के मित्र भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल बाबू गुलाब राय इसमें ऑप्शन सही है। बाबू गुलाब राय भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि भारतेंदु के लेखक इसमें से कौन नहीं है? तो बाबू गुलाब राय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है कि भारतेंदु के काव्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? भी ध्यान रखिएगा, नहीं। फिर इसमें वही बीमारी है, नहीं, यानी कौन सी विशेषता पाई जाती है। इसकी चर्चा के साथ साथ हमें ये जानना है कि कौन सी विशेषता या लक्षण या प्रवृत्ति भारतेंदु युग में नहीं। तो भारतेंदु युग को आप लोगों को पता है कि भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था वह 1850 में हुआ था, 85 में मर गए थे, ठीक है। लेकिन भारतेंदु युग ये माना जाता है कि 1900 ईस्वी तक के चला था। और उसमें उस समय चूँकि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका था, तो इसलिए उस समय देश प्रेम और राष्ट्रीयता विशेष रूप से लक्षण था। तो ये भारतेंदु युग की प्रवृत्ति है। उसके बाद समाज सुधार की चर्चा थी, भाषा संबंधी सुधार तो कम थी, लेकिन बाकी जैसे स्त्रियों संबंधी सुधार, अंग्रेज़ों पे टिप्पणी, देश स्वदेश की बातें, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो समाज संबंधी सुधार भी था। भक्ति भावना से भी प्रभावित इसमें कई रचनाएं मानी जाती हैं।
और भारतेंदु जी की खुद लगभग 70 कविताएं भक्ति भावना से प्रेरित हैं। इसमें एक चीज़ जो नहीं है वह है घ, शोषण का विरोध। मानो शोषण का विरोध नहीं था, ठीक है। शोषण का विरोध का लक्षण क्या है? प्रगतिवाद का लक्षण है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सी भारतेंदु युग की प्रवृत्ति लक्षण या विशेषता नहीं है, वह कौन सी नहीं है? शोषण का विरोध। शोषण का विरोध किसका लक्षण है? ये जो लक्षण है शोषण का विरोध, ये है प्रगतिवाद का। प्रगतिवाद, ठीक है। प्रगतिवाद का सबसे पहला जो लक्षण था वह शोषण का विरोध था, शोषक का विरोध था। इसमें प्रगतिवाद का लक्षण है, ये भारतेंदु युग का लक्षण नहीं है। इतना जरूर आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बराबर उठते रहते हैं। अब देखिए, चारों, नूतन ब्रह्मचारी, ये भी बड़ा प्रसिद्ध अपने समय का उपन्यास था। चंद्रकांता धारावाहिक आता था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल किसे माना है? क्या नूतन ब्रह्मचारी को माना है, चंद्रकांता को माना है, परीक्षा गुरु को माना है, 100 अजान एक सुजान को माना है? तो ध्यान रखिएगा कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, ये जो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को, ठीक है, अपना हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माने थे। किसको? परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। ये परीक्षा गुरु बड़ा प्रसिद्ध है। परीक्षा गुरु नेट जेआरएफ में भी पूछता है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछता है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को। क्या? पहला उपन्यास। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम लोग चंद्रकांता की बात कर रहे थे। अब वो पूछ रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। गोपाल राम गहमरी, ये जासूसी संबंधी लेखक हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट। तो पहले जान लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट निबंधकार हैं। क्या है बालकृष्ण भट्ट? ये निबंधकार हैं, तो ये होंगे नहीं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये भी नहीं है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है कि चंद्रकांता, वही चंद्रकांता जिसमें विक्रम और चंद्रकांता जो बड़ी सुंदरी है, जो बार बार हम लोग जब बचपन में टीवी चैनल पे आता था, उसी चंद्रकांता उपन्यास की बातें की जाती है। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए, ठीक है, हजारों लोगों, लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। और चंद्रकांता क्या, किस तरह का उपन्यास था? रहस्यवादी था, जासूसी था, भूत प्रेत वाला, बिल्कुल एकदम अजीब तरह का, मतलब शुरुआती में रहस्यों से भरा उपन्यास था। और इसीलिए चंद्रकांता कभी बड़ा प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न उठता है कि आखिर में जब चंद्रकांता में इतनी लक्षण है तो इसके लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं बाबू देवकीनंद खत्री। कौन लेखक हैं? बाबू देवकीनंद खत्री। ये भी पूछ दे कि रहस्य और जासूसी से कौन भरा उपन्यास है? तो चंद्रकांता। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न है, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है ये भी, कि आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये 12 नाटक लिखे हैं, लेकिन ये नहीं लिखे हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन सबसे बढ़िया है, सुरेंद्र वर्मा भी नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी नहीं है। एक ऑप्शन है, वह है मोहन राकेश।
मोहन राकेश आषाढ़ के दिन का लेखक हैं और आषाढ़ का दिन किस पे आधारित है? कालिदास के जीवन पर आधारित है। किसके? कालिदास के जीवन पे। ध्यान रखिएगा कि कालिदास के जीवनी पर आधारित है। इसी में कालिदास पात्र हैं, इनकी प्रेमिका मल्लिका होती है, ठीक है। और आषाढ़ के दिन में लोग मिलते हैं पहली बरसात में, और आषाढ़ के दिन में अंत में बिछुड़ जाते हैं। इसीलिए इसका नाटक आषाढ़ का दिन है। और आषाढ़ का एक दिन का लेखक मोहन राकेश है। मोहन राकेश के मात्र 3 नाटक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, 3 नाटक हैं, ठीक है। अब 3 नाटक कौन कौन है कमेंट करके बताइएगा। एक नाटक का हमने नाम बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस नाटक में नारी समस्या की प्रमुखता है? मतलब नारी संबंधी समस्याओं की चर्चा की गई है। तो आप लोगों के सिलेबस में कौन सा नाटक है, जल्दी जल्दी बताइए। स्कंदगुप्त है? नहीं है। अजातशत्रु है? नहीं है। चंद्रगुप्त है? नहीं है। आप लोगों के सिलेबस में है ध्रुव स्वामिनी। वही ध्रुव स्वामिनी जिसका जो पति होता है रामगुप्त होता है। रामगुप्त क्या है? मद्दप है, क्लीव है। और यह अपने देवर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त छोटा था, उससे प्यार करती है, ठीक है। और इसीलिए रामगुप्त इससे रामगुप्त चूंकि मद्दप था, यह पति तो रहता है लेकिन पति का कोई फर्ज नहीं निभाता है। पहली बार स्त्री पुरुष के सामने खुलकर आती है। तो नारी की समस्याओं को प्रकट करने के साथ नारी की उस समस्या का समाधान भी ध्रुवस्वामिनी में है। और ध्रुवस्वामिनी के लेखक कौन हैं ये भी ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नारी समस्या किस में है? ध्रुवस्वामिनी में है। इतनी बातें जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ठीक है। आवारा मसीहा आप लोग देवदास पिक्चर देखे होंगे। तो देवदास पिक्चर, ठीक है, जो देवदास के लेखक हैं, आप कौन लेखक हैं हम नहीं बताएंगे, उसी के जीवन पर आधारित ये रचना है, ठीक है। तो आवारा मसीहा किस विधा का रचना है? आवारा मसीहा जीवनी है। क्या है? जीवनी है। ध्यान रखिएगा, जीवनी है। किसकी जीवनी है? हमें नहीं पता है किसकी जीवनी है, आप लोग कमेंट करके बताइए किसकी जीवनी है। लेकिन इतना हम जरूर बता रहे हैं कि देवदास के जो लेखक हैं उसी व्यक्ति का जीवनी है। अब देवदास के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और नव जागरण कृति के लेखक कौन हैं? ठीक है, देखिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग है। यानी भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग आता है, तो द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर है। किसके नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पुस्तक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और नव जागरण कृति कि लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, लेखक, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी बताइए कौन सा है? यह एक तरह का आलोचनात्मक रचना है और इसके जो रचयिता हैं बड़े प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा। यानी द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, ध्यान रखिएगा 3 तरह का जागरण है। लोक जागरण भक्ति काल को कहा जाता है, पुनर्जागरण भारतेंदु युग को कहा जाता है, और नव जागरण, ठीक है, या जागरण सुधार काल के नाम से द्विवेदी युग को जाना जाता है। और यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी
और नवजागरण, ये दोनों मिलके आलोचनात्मक रचना लिखे हैं महा आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब देखिए, पूछ रहा है कि द्विवेदी युग की समय सीमा है। अभी हमने बताया है, जल्दी जल्दी बताइए द्विवेदी युग की समय सीमा क्या हो सकती है। पहली बात जान लीजिए कि द्विवेदी युग किसके नाम से जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, उनके नाम से जाना जाता है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिएगा, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। ठीक है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने थे? 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। लगभग 18 साल के आसपास ये क्या बोलते हैं, ये उसमें जो है कि 18 साल नहीं, लगभग 15 साल के आसपास में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में संभाला था। ठीक है, तो ये रचना, इनकी प्रसिद्ध रचना जो भाषा में सुधार करने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, कि भाषा में सुधार करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और ये समय सन 1900 से लेकर 1920 तक है। कुछ लोग 1918 तक मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, क्योंकि 1900 से 1920 सही रहेगा। उसके बाद द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग आ जाता है। वह 1918 से लेकर 1936 तक माना जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। द्विवेदी युग का समय क्या है? 1900 से लेकर 1920 या 1918, दोनों आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार। देखिए, आंचलिक उपन्यासकार मतलब क्या होता है? जो ग्रामीण जीवन से संबंधित रचना को रचते हैं, लिखते हैं, वह आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं। जिनके उपन्यास में पूरा गांव का परिदृश्य होता है, ठीक है, गांव की विशेष माटी से लगाव होता है, वहाँ के संस्कृति से लगाव होता है, वह आंचलिक उपन्यास कहलाता है। तो प्रेमचंद चूंकि उपन्यास सम्राट हैं, वृंदावन वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, राजेंद्र यादव आधुनिक युग के लेखक हैं। तो इसमें एक ही व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध है, वह है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु क्या है? ये आंचलिक उपन्यासकार है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। क्या नाम है? मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, मैला आंचल इनका बेहद ही प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे और वह शब्द आ भी गया। जल्दी जल्दी बताइए कि मैला आंचल के लेखक कौन है। अभी हमने चर्चा किया है कि मैला आंचल के लेखक कौन है। तो मैला आंचल के लेखक कोई और नहीं है, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। और मैला आंचल किस तरह का उपन्यास है? मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये भी बड़ा प्रसिद्ध रचना है, जल्दी जल्दी बताइए किसका है? राग दरबारी शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल। जल्दी जल्दी बताइए।
राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल बोले तो राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल कैसे उपन्यास लिखे हैं, कौन सा उपन्यास लिखे हैं? राग दरबारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधा गांव। आधा गांव भी बड़ा प्रसिद्ध रचना है। और आधा गांव चूंकि एक विशेष कृति है, किसकी कृति है, कौन से लेखक हैं? राही मासूम रजा, राजेंद्र अवस्थी, मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर। जल्दी बताइए, रट लीजिए। आधा गांव के लेखक कौन हैं? राही मासूम रजा। राही मासूम रजा की रचना है आधा गांव। क्या है ये? प्रसिद्ध जो है कि इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे क्या? राही मासूम रजा और आधा गांव। ये भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, सारा आकाश। ध्यान रखिएगा, कौन सी रचना है? सारा आकाश उपन्यास के लेखक कौन है? सारा आकाश। मनु भंडारी। फिर उसके बाद राजेंद्र यादव, तीसरा कमलेश्वर, चौथा घ अज्ञे। तो सारा आकाश उपन्यास किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र यादव की रचना है। ठीक है, वही राजेंद्र यादव जिनकी पत्नी का नाम मन्नू भंडारी था। और राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों मिलकर 1 इंच मुस्कान लिखे थे। वही राजेंद्र यादव जो हंस पत्रिका बाद में चलाए, वही राजेंद्र यादव जिनका उपन्यास है सारा आकाश। सारा आकाश के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ी प्रसिद्ध रचना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। फिर बड़ी प्रसिद्ध रचना है ये भी, आवारा मसीहा। अभी हमने बताया था कि आवारा मसीहा जीवनी है। इसी में आ गया है कि आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं प्रेमचंद, शरतचंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अज्ञे। जल्दी जल्दी बताइए, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा है शरतचंद्र चटर्जी। शरतचंद्र चटर्जी का ये जीवनी है। ठीक है, और यही शरतचंद्र जी लिखे थे देवदास। कोई और नहीं लिखा था। अभी इससे पहले हमने पूछा था कि किसने लिखा था, यही शरतचंद्र चटर्जी का जो है कि, और इन्हीं के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। अब आवारा मसीहा के लेखक कौन है? कमेंट करके जल्दी बताइए कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आगे बढ़ते हैं तब तक हम। वहाँ आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए। आवारा मसीहा का रचनाकार अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, वृंदालाल वर्मा। आवारा मसीहा आप लोगों के सिलेबस में ध्यान रखिएगा। आवारा मसीहा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आवारा मसीहा के जो लेखक हैं शरतचंद्र चटर्जी जी, वह देवदास के लेखक हैं। अपने समय के बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, बंगाल से उनका संबंध था। और आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। अमृत राय नहीं, ये प्रेमचंद से संबंधित है। रामविलास शर्मा नहीं है, वृंदालाल शर्मा भी नहीं है। एक व्यक्ति बच रहा है, कौन? विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रभाकर क्या लिखते हैं? आवारा मसीहा। क्या है ये आवारा मसीहा? ये भी ध्यान रखिएगा, आवारा मसीहा जीवनी है। कौन सा विधा है? जीवनी है आवारा मसीहा। किसकी जीवनी है? शरतचंद्र चटर्जी की जीवनी है। कौन? जो देवदास के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही हिंदी के किस विख्यात उपन्यासकार? ध्यान रखिएगा, उपन्यासकार
की जीवनी है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी जीवनी है। अब पहला प्रश्न क्या है कि कलम का सिपाही पूछ दे कि किस विधा का रचना है, तो ये है जीवनी। पहला क्वेश्चन कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो जीवनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसकी जीवनी है, यह जानना जरूरी है। तो कलम का सिपाही की किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद की जीवनी है। और प्रेमचंद क्या है? उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो कलम की सिपाही किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। और अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसके लेखक कौन है। ये तो हो गया कि कलम का सिपाही जीवनी है। किसकी जीवनी? प्रेमचंद की। लेकिन इसके लेखक कौन है? कमेंट करके जल्दी बताइए। वही प्रश्न आ गया, कलम का सिपाही का रचनाकार कौन है। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि किसकी जीवनी थी? प्रेमचंद की। लेकिन अब पूछ रहा है कि रचनाकार। जीवनी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जीवनी जब लेखक, जो लेखक होता है, किसी दूसरे महान व्यक्ति के बारे में लिखता है। कौन? कोई लेखक दूसरे महान व्यक्ति के बारे में लिखता है, उसके जीवन से संबंधित पहलुओं को उभारता है, उसे जीवनी कहा जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए। तो कलम का सिपाही का रचनाकार कौन है, जल्दी बताइए। रामविलास शर्मा, अमृत राय, भारतेंदु जी या प्रेमचंद स्वयं? तो प्रेमचंद तो होंगे नहीं। ठीक है, अब कौन है कलम सिपाही का रचनाकार, जल्दी बताइए। ये हैं अमृत राय। अमृत राय उनके परिवार से संबंधित थे प्रेमचंद जी के। अब यह आपको बताना है कि प्रेमचंद जी के वो लगते क्या हैं। नेट से सर्च करके बताइए कि प्रेमचंद जी के अमृत राय क्या लगते थे कि उन्होंने कलम का सिपाही जीवन लिख दिया। प्रेमचंद के जीवन के आधार पे लेखक अमृत राय। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य, कृषक जीवन का महाकाव्य, मानो उसमें जो लेखक होता है वह ऐसे पात्र को लिया है जो एक किसान का प्रतिनिधि पात्र है, भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र है। वह कौन सी प्रसिद्ध रचना है? रंगभूमि, गबन, निर्मला, गोदान। तो जब आप लोग एमए में आएंगे, एमए के सिलेबस में यही रचना पढ़नी है, तो रट लीजिए कौन सी रचना पढ़नी है। गोदान है। और गोदान का पात्र, मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र है होरी। ठीक है, और होरी के ही जीवन पे ये कथा है। होरी एक किसान है जो भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र है, इसीलिए कृषक जीवन का महाकाव्य उस उपन्यास को कहा गया। कौन सा उपन्यास है? गोदान। गोदान का हीरो कौन है, नायक कौन है? होरी। इतना हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद आइए फिर बड़ा प्रसिद्ध रचना जिसको हम लोग लेकर आए हैं, सचेतन कहानी। ठीक है, सचेतन कहानी के रचनाकार कौन है या सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक बोले तो प्रवर्तक का मतलब ये होता है कि कौन इस सचेतन कहानी का प्रवर्तन किया। शैलेश मटियानी, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। जल्दी बताइए। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। कई कहानी चली, नई कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर आ जाएंगे, निर्मल वर्मा भी नई कहानी में आ जाएंगे, लेकिन सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह। सचेतन महीप सिंह। सचेतन, कौन सचेतन होता है? महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक बनते हैं, या कह सकते हैं कि जन्मदाता बनते हैं। कौन? महीप सिंह।
आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास आगे का नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या है, नहीं है। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, यह पथ बंधु था। तो ध्यान रखिएगा कि आगे के जो प्रसिद्ध उपन्यास है, जो नेट जेआरएफ में भी है, वह है शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप। तो 3 रचनाएं क्या है, ये आगे की है। कौन एक रचना नहीं है, वह पथ बंधु था, ये रचना नहीं है। यानी इसमें सही उत्तर क्या है, वह पथ बंधु था। आगे का कौन सी रचना नहीं है, वह पथ बंधु था। अब पूछ दे आगे की कौन रचना है, शेखर एक जीवनी है, अपने अपने अजनबी है, नदी के दीप है। एक ही रचना नहीं है, वह कौन है, वह एक पथ बंधु था। बाकी 3 रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्रलेखा उपन्यास। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? आगे भगवती चरण वर्मा, ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र। आगे के उपन्यास के ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं, तो आगे नहीं हो सकते, ईलाचंद जोशी नहीं है, जैनेन्द्र नहीं है। एक व्यक्ति कौन बच रहा है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जो है कि चित्रलेखा इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्तर क्या है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। भ से भगवती चरण वर्मा, च से चित्रलेखा, ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके जैसे भी हो तैयार कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार किसे कहा जाता है? मतलब मनोविश्लेषण का मतलब ये होता है कि मन के मंथन से निकलने वाला उपन्यास, जिसमें सुख दुख, लोभ, काम, क्रोध की बातें हो। ठीक है, खास तौर से कामेच्छा की बातें हैं, मन से संबंधित बातें हैं, तो उसे मनोविश्लेषण वाली उपन्यासकार कहा जाता है। तो वृंदालाल वर्मा ये नहीं है, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। झांसी की रानी यही लिखे हैं। नागार्जुन प्रगतिवादी हैं, यशपाल भी प्रगतिवादी हैं। तो बचा कौन? केवल एक बचा, इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी आगे, ठीक है, ये लोग मनोविश्लेषण उपन्यासकार के रूप में आते हैं। तो सही उत्तर कौन सा है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कौन है? इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुरु कुरु कुरकुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन हैं? उषा प्रेमवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम, रजा। रजा नहीं है, ये रजा है, गलत हो गया है। ठीक है, ये केवल रजा शब्द है। राही मासूम, रजा। मनोहर श्याम जोशी। तो क्रू क्रू स्वाहा के लेखक कौन है? तो क्रू क्रू स्वाहा के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। ध्यान रखिएगा, कौन है? क्रू क्रू स्वाहा। कुरकुर स्वाहा बोले तो मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी आत्मकहानी। इनकी आत्मकहानी है, आत्मकथा है।
मेरी आत्मकहानी कब प्रकाशित हुई थी, बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है। ये हुई थी 1941 में। ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास कबीर पे बहुत बढ़िया लिखे हैं। कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास का भी है। बाबू श्याम सुंदर दास भाषाविद भी थे। उन्हीं की आत्मकहानी है, वह छपी थी 1941 में। ठीक है। अंतिम प्रश्न, वह है स्वतंत्र भारत में प्रकाशित यशपाल। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, भी आ जाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रकाशित यशपाल द्वारा रचित आत्मकथा, यशपाल का आत्मकथा है और वो बड़ा प्रसिद्ध आत्मकथा है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन, ध्यान रखिएगा, सिंहावलोकन का अर्थ समझ लीजिए। जो सिंह होता है, जो शेर होता है, वो अपने शिकार करने के लिए एक निश्चित बिंदु का जैसे तलाश करता है कि मैं इतना दूर छलांग मार के अपने शिकार को पकड़ लूँगा। तो सिंहावलोकन जो शब्द है वह सिंहावलोकन आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? यशपाल का। यशपाल किस तरह के लेखक हैं? प्रगतिवादी लेखक हैं, उनकी आत्मकथा है सिंहावलोकन। बड़ी प्रसिद्ध आत्मकथा है। ठीक है। और अंतिम में ये सारे जितने आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे क्या बोलते हैं, सबका उत्तरमाला है। आप लोग स्क्रीनशॉट करके बाद में आप लोग मिला सकते हैं। जितने अभी हमने जिस चीज़ की चर्चा किया है उसका उत्तरमाला है। लास्ट अंतिम में आप लोग जैसे शॉर्ट स्क्रीन खींच के मिला सकते हैं, प्रश्नों को लिख सकते हैं। तैयारी करते रहिए और बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। यह भी ये 3rd सेमेस्टर माइनर वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बने रहिए हिंदी नवजीवन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।